बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 जो है ये कंप्लीट किया था और उसमें बताया भी था कि चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आना और एक एमसीक्यू आना। अब चैप्टर नंबर 13 जो है और चैप्टर नंबर 12 जो है, इन दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो एनुअल पेपर में बनता है। 11 के बाद हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे, फिर 14 करेंगे और उसके बाद जो है वो 12 करेंगे। ये तरतीब होगी। अब चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका एक पार्ट यानी कि 5 नंबर का जो है ये एक पार्ट आना है और इस चैप्टर की जो है ये 2 एक्सरसाइज है। अब देखें चैप्टर नंबर 13, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिए इसमें पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में तो पढ़ते आए हैं, लेकिन इसमें लफ्ज़ आ गया प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज का चैप्टर नंबर 9 में मैंने एक टेबल बनाकर दिया था। मैंने कहा था कि ये याद कर लें, जब भी डोमेन और रेंज के बारे में वो पूछे तो चैप्टर नंबर 9 में जो टेबल बनाकर दिया था वो डोमेन और रेंज आपने याद कर लेनी। लेकिन जब प्रिंसिपल का लफ्ज़ आएगा तो फिर उसकी डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगी, रेंज वही रहेगी, रेंज चेंज नहीं होगी, लेकिन डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब अगर वो ये कहे कि डोमेन बताएं साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, तो चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि साइन एक्स की डोमेन जो है वो आर होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो अब इसमें साइन एक्स की डोमेन जो है वो लिखी हुई है -π/2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू π/2। अब जो साइन एक्स की डोमेन पूछ ले तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसकी डोमेन जो है वो चैप्टर नंबर 9 वाली लिखनी है या चैप्टर नंबर जो है वो 13 वाली लिखनी है। लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि जब भी वो 13 में डोमेन पूछेगा तो वो साथ प्रिंसिपल का लफ्ज़ लिखेगा, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। मतलब ये होगा अब डोमेन हमने चैप्टर नंबर 13 वाली लिखनी है। अगर वो कहे कि डोमेन ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब अब हमने डोमेन जो है वो चैप्टर नंबर 9 वाली लिखनी है। तो प्रिंसिपल का लफ्ज़ जो है ये ज़हन में रखना है। तो जब प्रिंसिपल का लफ्ज़ कहेगा तो फिर डोमेन जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन रेंज वही रहेगी जो आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी है। अब देखिए फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन जो है प्रिंसिपल साइन एक्स है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल का लफ्ज़ ऊपर लिख दिया है इसलिए इधर नहीं प्रिंसिपल का लफ्ज़ लिखा। साइन एक्स की डोमेन होगी -π/2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू π/2। रेंज वही है इसकी जो चैप्टर नंबर 9 में लिखी थी, -1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 1। अब इन्वर्स में क्या होगा? इन्वर्स में जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, उनको इंटरचेंज कर देना है। यानी कि ये रेंज थी ये डोमेन बन गई, जो डोमेन थी ये रेंज बन गई। इसी तरह से y इज इक्वल टू cos x, cos की डोमेन होगी 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू पाई, रेंज वही जो साइन की है, -1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू 1। cos इनवर्स x की डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर देंगे, रेंज की डोमेन बना दें और डोमेन की रेंज बना दें। tan x, tan की डोमेन होती है -π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2 और इसकी रेंज होती है -∞ प्लस इन्फिनिटी या r, इसका मतलब रियल नंबर है, इसका मतलब भी रियल नंबर है। tan इनवर्स x, इसकी डोमेन जो रेंज है वो डोमेन बना दें, जो डोमेन है वो रेंज बना दें। y इज इक्वल टू cot x, cot की डोमेन होती है 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी और इसकी रेंज tan वाली -∞ और r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। cot इनवर्स में जो रेंज है वो डोमेन बना देंगे, जो डोमेन है वो रेंज बना देंगे। y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स,
सीकेंड में डोमेन होती है 0 पाई और x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, लेकिन x की वैल्यू जो है ये पाई बाई 2 नहीं होगी। और रेंज सीकेंड जो काज की रेंज है उसका उल्ट होगी। काज की रेंज है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, उल्ट होगी y लेस देन आर इक्वल टू -1। इधर है y लेस देन आर इक्वल टू 1, उल्ट होगा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इन्वर्स में इंटरचेंज कर देंगे। ये रेंज जो है ये डोमेन बन जाएगी, ये डोमेन जो है ये रेंज बन जाएगी। y इज इक्वल टू कोसेकेंड x। कोसेकेंड में डोमेन होती है -π/2 π/2, x डज नॉट इक्वल टू 0। रेंज वही सीकेंड वाली, y लेस देन आर इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इन्वर्स में ये रेंज जो है ये डोमेन बन जाएगी, डोमेन जो है ये रेंज बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी डोमेन और रेंज याद कर लें तो इन्वर्स की खुद ब खुद ही याद हो जाएगी। डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देंगे। इनके हमारे पास साइन, काज, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड, इनकी आप डोमेन और रेंज याद कर लें। जब इन्वर्स लेना है तो फिर जो डोमेन है उसकी रेंज बना देनी है और जो रेंज है उसकी डोमेन बना देनी है। ये इन्वर्स फंक्शन जो है उसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो डोमेन और रेंज, बल्कि डोमेन जो है, क्योंकि रेंज तो वही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है और वही प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है, लेकिन डोमेन जो है वो चेंज हो जाती है। ये वाला जो टेबल है डोमेन और रेंज का, ये एमसीक्यू के लिए है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, इसलिए ये आपने याद करना है। अब देखिए एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। इसका मतलब टेबल जो है उसकी वैल्यू आपने याद कर लेनी है। उसको साथ तो नहीं टेबल आप लेकर जा सकते, ना ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सिर्फ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू मालूम करनी। जब इनवर्स आ जाए तो इसका मतलब होता है कि एंगल मालूम करना है। अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए इसका मतलब उस एंगल पर वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि एंगल से टेबल में वैल्यू मालूम करनी है। अगर इन्वर्स आ जाए टेबल से एंगल देखना है कि इस वैल्यू पर कौन सा एंगल बनेगा। ये टेबल हमने चैप्टर नंबर 9 में भी बनाया था। साइन इनवर्स 1 π/2, यानी कि साइन π/2 की वैल्यू जो है ये 1 होती है। साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन इनवर्स 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो ये आ गया -π/2। थर्ड पार्ट कॉज इनवर्स √3/2। काज की वैल्यू √3/2 जो है ये π/6 यानी कि 30 पर जो है ये वैल्यू होती है। ये टेबल हमने चैप्टर नंबर 9 में भी बनाया था, जो दोबारा फिर मैंने बना दिया है। थीटा और ये रेडियन में एंगल लिखा हुआ है, डिग्री और वही एंगल हैं जो डिग्री में लिखे हुए हैं। साइन थीटा यानी कि 0 पर वैल्यू इसकी 0 होती है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। काज की वैल्यू जब लिखनी है इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दें 1, उसके बाद ये वैल्यू लिख दें, उसके बाद ये लिख दें, उसके बाद ये लिख दें, उसके बाद ये। और टेन थीटा की वैल्यू 10 होता है साइन ओवर काज, यानी कि 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 डिवाइड √3/2, 1/√3 बच जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे 1/0, ये इन्फिनिटी होता है। ये साइन काज टेन जो है उनकी वैल्यू आ गई, ये उसका टेबल आ गया। टेबल में अगर आप टेबल बनाने के लिए अगर आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लें तो दूसरी वैल्यू खुद लिख सकते हैं। जब साइन की लिख दी तो काज में रिवर्स आर्डर में लिखना शुरू कर दें उल्ट, और टेन में लिख दें दोनों को डिवाइड करके, तो वो टेन की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए टेन इनवर्स -1/√3, टेन माइनस को बाहर निकाल देगा, टेन इनवर्स 1/√3। टेन 1/√3 वैल्यू टेन की किस एंगल पर होती है? π/6 पर, बार माइनस है, -π/6। फिफ्थ बार काज इनवर्स 1/2, काज में 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है? ये काज है, ये 1/2 है, किस एंगल पर होती है? π/3 पर या 60 पर।
इसका 6th पार्ट tan इनवर्स 1/√3, वही 1/√3 ये वैल्यू tan की होती है π/6 पर। 7th पार्ट cot इनवर्स -1, अगर कॉड आ जाए तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस tan इनवर्स 1, इस माइनस को ख़त्म करना हो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब 1 वैल्यू पहले tan पर देख लें, 1 वैल्यू tan पर जो है वो होती है π/4, तो tan का उल्ट करेंगे कॉट होगा तो 1 का उल्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि कॉट की वैल्यू 1 जो है वो π/4 पर, tan की भी π/4 पर होती है, कॉट की भी π/4 पर होती है। ये पाई फार्मूले वाला पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 होगा π/4, एलसीएम लिया 4 - 1 3 π/4 आ गया। 8th पार्ट लेट इसको थोड़ा सा हल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू कोसेकंड इनवर्स -2/√3, कोसेकंड इनवर्स को इधर ले जाएंगे कोसेकंड आ जाएगा, कोसेकंड y आ गया -2/√3, कोसेकंड को लिख सकते हैं 1/sin, ये आ गया -2/√3, रेसिप्रोकल कर लें sin y ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, -√3/2 आ जाएगा। अब साइन को इधर ले जाएं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन इनवर्स √3/2। अब साइन की वैल्यू देखनी है, ये √3/2 किस एंगल पर होती है, साइन की ये वाली वैल्यू √3/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है, ये π/3 पर होती है, तो ये पहले माइनस है तो बाहर माइनस आ गया। साइन इनवर्स -1/√2, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन की वैल्यू देखनी है 1/√2 किस एंगल पर है, 1/√2 साइन की वैल्यू किस एंगल पर है, ये π/4 पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से पहले 3 हम कर लेते हैं, क्योंकि ये टेबल हमें सामने बना हुआ है, इसकी मदद से ही 3 हल हो जाना है, तो बाद में 2 कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन 1 का साइन इनवर्स 1/√2, पहले हम ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसकी मालूम करेंगे, यानी कि इस वैल्यू पर साइन का एंगल कौन सा बनेगा, जैसे अभी हमने किया है साइन इनवर्स 1/√2, तो एंगल क्या होगा π/4, तो काज बाहर ऐसे ही लिख लिया, 1/√2 साइन की रो में ये π/4 पर वैल्यू बनती है। अब π/4 पर काज की वैल्यू मालूम करनी है, π/4 एंगल पर काज की वैल्यू, π/4 एंगल पर काज की वैल्यू वो है 1/√2। सीकेंड काज इनवर्स 1/2, इनवर्स का मतलब एंगल मालूम करना है, 1/2 पर काज का कौन सा एंगल बनेगा, 1/2 पर काज का कौन सा एंगल बनेगा π/3, ये π/3 है। सीकेंड π/3, सीकेंड होता है 1/cos, तो अब π/3 पर काज की वैल्यू मालूम करनी है, π/3 पर काज की वैल्यू 1/2, ऊपर 1 ऐसे लिख लिया 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट tan काज इनवर्स √3/2, एंगल मालूम करना है क्योंकि इनवर्स है, तो देखना है √3/2 पर काज का कौन सा एंगल बनेगा, वो बनेगा π/6, π/6 अब π/6 पर tan की वैल्यू देखें, π/6 पर tan की वैल्यू 1/√3 आ गई, कोसेकेंड tan इनवर्स -1, tan जो tan के एंगल में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में भी और 9 में भी, tan के एंगल में अगर माइनस आ जाए माइनस को बाहर निकाल देगा, आ गया कोसेकेंड, कोसेकेंड के एंगल में अगर माइनस आ जाए वो भी माइनस को बाहर निकाल देगा, इसका मतलब माइनस जो है ये बाहर आ जाए, यह आएगा कोसेकेंड tan इनवर्स 1। तो 1 पर tan का कौन सा एंगल बनता है, 1 पर tan का कौन सा एंगल बनता है π/4, तो ये आएगा कोसेकेंड π/4, कोसेकेंड को लिख सकते हैं 1/sin π/4, π/4 पर साइन की वैल्यू देखनी है, π/4 पर साइन की वैल्यू वो होगी 1/√2, वो होगी 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, -7 आ जाएगी, -√2। सीकेंड साइन इनवर्स -1/2, साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए साइन माइनस को बाहर निकाल देता, सीकेंड के एंगल में अगर माइनस आए वो माइनस को ख़त्म कर देता, साइन तो बाहर निकाल देगा लेकिन बाहर वाला सीकेंड माइनस को ख़त्म कर देगा।
यह आएगा सीकेंड साइन इनवर्स 1/2। 1/2 पर साइन का एंगल क्या होगा? 1/2 पर साइन का एंगल होगा π/6। सीकेंड है, सीकेंड को लिखेंगे 1/cos π/6। π/6 पर cos की वैल्यू, π/6 पर cos की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। 6th पार्ट, tan इनवर्स -1। tan माइनस को बाहर निकाल देगा, tan इनवर्स, और tan भी माइनस को बाहर निकाल देगा, ये माइनस दोनों के बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स 1 पर एंगल tan का π/4, और π/4 पर tan की वैल्यू जो है ये 1 होगी, ये बाहर वाली माइनस ऐसे ही आ जाएगी, -1 आ गई। साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 पर साइन का एंगल मालूम करें। 1/2 पर साइन का एंगल है π/6, तो π/6 पर साइन की वैल्यू, π/6 पर साइन की वैल्यू 1/2 आ गई। 8th पार्ट, tan साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देगा, tan भी माइनस को बाहर निकाल देगा, -tan साइन इनवर्स 1/2, -tan 1/2 साइन की वैल्यू किस एंगल पर होगी? π/6 पर होगी। π/6 पर tan की वैल्यू, π/6 पर tan की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। 9th पार्ट, साइन tan इनवर्स -1, tan माइनस को बाहर निकाल देगा, साइन भी माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन tan इनवर्स 1 पर tan का एंगल क्या होगा? 1 पर tan का एंगल होगा π/4। π/4 पर साइन की वैल्यू, π/4 पर साइन की वैल्यू होगी 1/√2, बाहर माइनस है, यह आ गया -1/√2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो दैट, फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर आपने साबित करना है। तो आप इसमें tan इनवर्स 5/12 को अल्फ़ा ले लें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये tan इनवर्स है, इधर आएगा tan बन जाएगा, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 5/12। इसकी ट्राई एंगल बना लें। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, तो C जो है ये मालूम कर लें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। A² + B² इज इक्वल टू C²। A² करेंगे 144, B² करेंगे 25, 169, C की वैल्यू जो है ये 39। अब देखिए इधर फंक्शन कौन सा है? साइन, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें। साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 5/30, साइन को इधर ले आएंगे, साइन का इन्वर्स बन जाएगा, यह आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें, ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू है tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। सेकंड पार्ट, 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। अगर किसी फंक्शन के साथ 2 आ जाए, 2 को छोड़कर बकाया जो फंक्शन होगा उसको आपने अल्फ़ा के बराबर लिखना है। अगर किसी फंक्शन के साथ 2 आ जाए, 2 को छोड़कर बकाया जो फंक्शन होगा उसको आपने अल्फ़ा के बराबर लिखना है। इसमें लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। cos इनवर्स इधर आएगा तो cos बन जाएगा, तो cos अल्फ़ा जो है ये 4/5 आ गया। ट्राई एंगल बना लें। cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4 और ये 5 आ गया। तो इसमें परपेंडिकुलर मालूम कर लें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। A² + B² इज इक्वल टू C², B मालूम करना है, C² - A², 25 - 69, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें, साइन होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये 3/5 आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन इधर वाला लेना है, साइन 2, इसको क्या लिया था? अल्फ़ा लिखना है, साइन इनवर्स है ना, इधर आकर साइन बन जाएगा ना, साइन 2, इसको क्या लिया है? अल्फ़ा, ये आएगा साइन 2 अल्फ़ा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटी, कि जब भी साइन आ जाएगा तो फार्मूला 2 से शुरू होगा। 2 साइन एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ,
इधर एंगल 2 अल्फ़ा है, उसका हाफ करेंगे अल्फ़ा, काज एंगल का हाफ करेंगे अल्फ़ा 2। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है, काज अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 है। मल्टीप्लाई किया 24/25। साइन को इधर ले जाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा, इधर बचेगा 2 अल्फ़ा। 2 ऐसे ही लिख लिया, अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें इधर से। अल्फ़ा की वैल्यू है काज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। थर्ड पार्ट, काज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू काट इनवर्स 4/3। इसको लिख लें लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इनवर्स 4/5। काज इनवर्स इधर आएगा, काज अल्फ़ा 4/5, ये वाला ही काज अल्फ़ा 4/5, यही ट्राइंगल ले लेनी है आपने। तो काज अल्फ़ा जो है ये 4/5 जो है ये बन गया। अब इधर फंक्शन देखिए कौन सा है, इधर है कॉट, जैसे इधर हमने लिया था तो इधर था साइन, हमने साइन ले लिया था, ठीक है। अब इधर था साइन, साइन लिया था, साइन 2 इसको अल्फ़ा लिया था। अब इधर कॉट है तो अब आपने कॉट लेना है, कॉट अल्फ़ा। टेन तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो काट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। तो काट को इधर ले जाएंगे, काट इन्वर्स हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू काट इन्वर्स 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें जो अभी हमने ली है, अल्फ़ा की वैल्यू काज इन्वर्स 4/5 इज इक्वल टू काट इन्वर्स 4/3, ये इसमें साबित करना था। तो ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।